आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स का तीसरा क्लास। ठीक, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि किरण क्या है, ठीक है, दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार का पढ़ा था। दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो प्रकार बताया था, एक था अवतल दर्पण, एक था उत्तल दर्पण। ठीक, तो उसके आगे चलते हुए हम लोग आज का टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये कक्षा 10 के इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको समझने के लिए अब चलिए ध्यान से समझते हैं। मान के चलिए हमने यहाँ एक दर्पण ले लिया। क्या ले लिया? एक दर्पण। पिछले टॉपिक में हमने ऐसा बता रखा था, ये क्या भाई? एक दर्पण है। और इधर से कोई एक हमने टार्च ले लिया। क्या ले लिया? टार्च। क्या ले लिया भाई? टार्च। सही ना। यहाँ से हमने प्रकाश इस पर डाला, यहाँ से इस पर प्रकाश क्या किया? डाला। तो आप अगर इस पर प्रकाश डालेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ से प्रकाश आएगा, इससे टकराएगा और इधर जाकर के क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। सही ना। तो प्रकाश का किसी स्रोत से निकल करके तल से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, आपने ये प्रकाश के परावर्तन के बारे में बचपन में बहुत सी हरकतें की होंगी जो प्रकाश के परावर्तन की घटना को दर्शाती थी। जैसे हम लोग पहले क्या होता था, बचपन में रहते थे, हाथ में एक शीशा ले लेते थे, दर्पण। सही ना। और अपने गेट के सामने बाहर खड़े रहते थे। अब कोई भी घर में से बाहर निकले और उसके चेहरे पे ले जाकर के धूप में से चेहरे पर प्रकाश ले जाते थे, याद है? तो ये क्या होता था कि सनलाइट से, सूर्य से प्रकाश चल करके हमारे शीशे पर यानी दर्पण पे पड़ता था और इसको हमने एंगल के अनुसार अपने अनुसार जिधर चाहे उधर मोड़ लेते थे। तो प्रकाश का किसी स्रोत से निकल करके आना और चिकने तल से टकराना, टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाने की घटना या मुड़ जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो कि यहाँ पर है। सही ना। तो प्रकाश किसी स्रोत से चल करके किसी चिकने तल से टकराता है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब ध्यान समझिए, ये प्रकाश का क्या हो गया? परावर्तन। हाँ, बात ये समझना है कि माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे वायु में से है तो वायु में ही रहना चाहिए। अगर माध्यम चेंज होगा तो वहाँ प्रकाश की परावर्तन की घटना के अलावा कुछ और भी देखने को मिलता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है? वो चिकना तल। ये क्या है? तल। तल से क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। तल से क्या हो रहा है? परावर्तन। इसलिए इस तल का नाम दिया गया परावर्तक तल। इस तल का नाम क्या है? परावर्तक तल। देखिए, तो इस परावर्तक तल का एक बिंदु है जहां पर आकर प्रकाश की किरण टकरा रही थी। इस बिंदु को हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाली बिंदु है ना, तो इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। सही ना। अब देखिए, ये प्रकाश से चल करके इस दर्पण तक आ रही थी किरण ना, तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। सही ना। और ये चूंकि ये परावर्तन हो जा रही है, लौट जा रही है, परावर्तित हो जा रही है, इसीलिए इस किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। सही ना। अब ध्यान समझिए, इस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। तो इसे हम M1 M2, M1 M2 क्यों? क्योंकि मिरर, मिरर मतलब होता है दर्पण। M1 M2, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तक तल। ठीक, तो देखिए आप, ये हो गया परावर्तक तल। परावर्तक तल पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। ये अगर हम आपतन बिंदु पर इस तल के लंबवत कोई लंब ऐसे खींच दें, क्या खींच दें? लंब, तो इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं भाई? अभिलंब। सही ना। तो अगर आप परावर्तक तल पर स्थित आपतन बिंदु के लंबवत अगर कोई हम लोग लंब खींच दें तो इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। प्रदर्शित किससे करते हैं? आई से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे प्रदर्शित किससे करते हैं? आई से। ठीक, और देखिए परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आर, यानी परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और ये कौन सा कोण है भाई? तो ये हो गया आपतन कोण। कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक स्रोत से निकल करके आती हैं और किसी चिकने तल से टकराती हैं और टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
आने वाली किरण को आपतित किरण तथा लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण तथा जिस तल से टकराती है उस तल को परावर्तक तल, तल के जिस बिंदु पर टकराते उस बिंदु को आपतन बिंदु। और इस बिंदु के अगर लंब खींच दिया जाए ऊपर, तो बिंदु पर अगर लंब खींच दिया जाए तो क्या कहलाएगा? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण यानी आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण जो बन रहा है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से बोलते हैं परावर्तन कोण। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन पहला हेडिंग था। प्रकाश की किरण का किसी चिकने तल से टकरा करके, प्रकाश की किरण का किसी चिकने तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की किरण का किसी चिकने तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जहाँ देखिए चित्र में ये क्या है? आपतन कोण। ये क्या है? परावर्तन कोण। बताइए, आने वाली किरण आपतित किरण, लौट के जाने वाली किरण परावर्तित किरण, जिस तल पे टकराया परावर्तक तल, जिस बिंदु पे टकराया आपतन बिंदु, बिंदु के लंबवत खींचा गया लंब अभिलंब। सही ना? तो अब अगला हेडिंग क्या है? परावर्तन का व्याख्या। तो ये जो मैंने अभी शब्दों में बोला ना, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तक तल, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यही था परावर्तन की व्याख्या। अब हम समझते हैं परावर्तन के नियम। क्या समझते हैं? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो नियम क्या है? ध्यान समझिए। आप लोग ना अक्सर ये देखेंगे, इस शीशे को मान लीजिए ये शीशा है। क्या है? शीशा। यहाँ से किरण आ रही है, अभी ये इस पर मुड़ रही है। अगर इस शीशा को हम थोड़ा सा ऐसे तिरछा करेंगे तो देखिए ये आपतन कोण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपतन कोण बढ़ेगा ना तो ये भी और ज़्यादा ऐसे तिरछे जाएगी। सही ना? ये शीशा ऐसे रखा है, किरण ऐसे आ रही है, अगर हम इसको ऐसे तिरछा कर दें तो ये वाली किरण और इधर मुड़ जाएगी। अक्सर ये घटना आप लोगों ने बचपन में किया होगा। सही है ना? तो अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? बढ़ेगा। आपतन कोण घटा रहेगा तो परावर्तन कोण भी क्या रहेगा? घटा रहेगा, कम रहेगा। सही ना? इसका मतलब है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक जैसे दिख रहे हैं। इसको बढ़ा रहे हैं तो वो भी बढ़ रहा है, इसको घटा रहे हैं तो वो भी घट रहा है। तो परावर्तन का पहला नियम यही कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सही है? तो परावर्तन की घटना का पहला नियम क्या है? तो ये कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है वो समझिए। दूसरा नियम कहता है कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों देखिए तल के एक ही बिंदु पर स्थित है। सही ना? तो दूसरा नियम ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक? तो परावर्तन के कितने नियम? 2। परावर्तन के कितने नियम? 2। प्रथम नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो कि मैंने यहाँ बता दिया, सदैव क्या होंगे? बराबर। अगर आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण भी कितना? 30 अंश। आपतन कोण 60 अंश, परावर्तन कोण कितना? 60 अंश। आपतन कोण अगर 40 अंश, परावर्तन कोण कितना? 40 अंश। ठीक? दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों के तीनों इस तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कोई दिक्कत? तो ये रहा हमारा परावर्तन का नियम। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन कहता है कि प्रकाश की किरण का आ करके किसी तल से टकरा करके मुड़ जाएगी अगर उसी माध्यम, तो ये प्रकाश का क्या है? परावर्तन है। ठीक? इसके बाद हमने कहा आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण तथा जिस बिंदु पर टकराया वो आपतन बिंदु, जिस तल पर टकराया वो परावर्तक तल। इस आपतन बिंदु के लंबवत लंब खींच दिया जाए तो अभिलंब। ठीक? उम्मीद करते हैं ये व्याख्या आपको समझ में आया। इसके बाद पूछा था परावर्तन का नियम, हेडिंग था, तो हमने कहा इसके 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहा था? कह रहा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये आगे कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। खैर ये छोटा सा टॉपिक है, हालांकि इस प्रतिबिंब का बनना हम लोग थोड़ा सा आगे समझते तो ज़्यादा बेटर समझ में आता। खैर अभी आप समझिए, समतल दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण जो एकदम सीधा हो, जैसे ऐसा दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो देखिए, इसमें हम अगर चेहरा देखते हैं तो चेहरा कैसा दिखाई देता है? अगर हम ऐसे शीशा सामने रख दिए हैं तो हमारा ये जो ऊपर वाला सर है, ये सर ऊपर ही दिखाई देगा उसमें, और जो मेरा पैर है इसे नीचे साइड वाला वो नीचे ही दिखाई देगा। यानी पहली बात तो कंफर्म है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। सही है? प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? सीधा। दूसरी बात समझिए, अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा ना,
यदि कभी भी प्रतिबिंब कैसा बने, सीधा बने, तो हमेशा याद रखिएगा वो आभासी कहलाएगा। अभी आभासी क्या होता है ना, ये आगे हम किरण आरेख में आपको एकदम डिटेल में बता देंगे, तो 100% एक एक लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे बोल दें कि अगर कभी भी मैंने कहा कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो 100% क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ये बात अभी याद कर लीजिए, आगे हम प्रूफ करेंगे। ठीक, और दूसरा, यदि हम कहते हैं प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना है, प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा, तो 100% वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। ठीक, ये बात को याद रखिएगा। तो हमने कहा समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखता है, सीधा। ठीक, लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब है जैसे हम ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगे, नीचे है तो नीचे, ये हम सीधा है। लेकिन देखिए, अगर हम शीशे में अगर हम अपने आप को देख रहे हैं, तो हम अगर उधर देख रहे हैं तो वो हमारी तरफ देख रहा होता है, तो पहली चीज़ उल्टा हुआ। दूसरा बात सुनिए, अगर मान लीजिए सपोज अगर वो हमारी तरफ देख भी रहा है तो हमारा दाहिना इस साइड है, तो अगर हम इधर देख रहे हों तो हमारा दाहिना इस साइड होना चाहिए। लेकिन शीशे में क्या दिखाता है, सामने हैं आप उधर देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, आपका दाहिना इधर है तो उसका भी दाहिना इधर है। यही पार्श्विक उल्टा है। अगर हम कहते हैं ना कि अगर ये दर्पण है, समतल दर्पण है, इसमें हमको ये बना दे रहे हैं एक लाइन। ठीक, इसमें हम कह रहे हैं इस लाइन को हम ऐसे दिखा रहे हैं, इस लाइन को हम ऐसे दिखा रहे हैं। इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है तो देखिए कैसे बनेगा। इसका प्रतिबिंब हमेशा देखिए ऊपर वाला ऊपर, जैसे हमने कह दिया ये ऊपर है, ये गोला नीचे है, तो 100% ये ऊपर आएगा, ये गोला नीचे आएगा। लेकिन जो इस साइड है ना वो इधर आएगा ऐसे, और जो इस साइड है ना वो इधर जाएगा ऐसे। सही है ना, तो ये इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। कौन सा दर्पण प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण प्रतिबिंब। तो ये पहली बात। दूसरा, हमेशा याद रखिए जैसे ये दर्पण है, अगर हम इसके पास में हैं तो प्रतिबिंब हमारे बराबर रहेगा। जैसे जैसे समतल दर्पण से दूर होते जाएंगे, इसमें प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, छोटा। दूसरा, एक बात हम आपको और बता रहे हैं जो अभी आपको याद रखना है, लेकिन लास्ट टॉपिक चैप्टर खत्म होते होते 100% अगर कहीं भी डाउट रह जाए तो आप कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना पूछिएगा। ठीक, तो एक बात हमने कहा और अभी याद रख लीजिए, आगे हम आपको उसको भी समझा देंगे। हमेशा जो समतल दर्पण होता है उसका आवर्धन समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। ठीक, तो ये जो हमने बातें बताई वो यहाँ पे लिखा हुआ है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, पहला कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी बनता है, परंतु पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक मतलब साइड से उल्टा बनेगा। ठीक, दूसरा में कहा दर्पण से वस्तु की दूरी बढ़ने पर, दर्पण से ज़्यादा दूर वस्तु जाएगा तो दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की लंबाई सदैव क्या होती है, घटती है। अगला कह रहा है समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। तो इतनी बातें आज का अगर समझ में आ गई हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।